प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 26 मई 2025 दिन सोमवार। आज देवों के देव भोलेनाथ, जो प्राचीन काल से हड़प्पा काल से इस भोलेनाथ की पूजा होती आ रही है, तो बाबा भोले के दिन, इस देवों के देव महादेव के दिन आज मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप सर्व विदित हैं, बार बार मेरे वीडियो से परिचित हैं ही, और वीडियो से आप मेरे जुड़े हुए हैं संजय सिविल फोरम परिवार के सभी सदस्य। तो आप इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद मैं 16 महाजनपद पढ़ाया था हिस्टोरिकल हिस्ट्री में, और 16 महाजनपद में मगध, वत्स, अवंती और कौशल के लिए सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें मगध की विजय हुई और मगध से ही हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश आए। तो इस मगध की सत्ता से ही आज मैं शुरू कर रहा हूं प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे युगांतकारी चैप्टर और सबसे अति महत्वपूर्ण चैप्टर, बाबा भोलेनाथ के दिन मौर्य वंश। तो ध्यान दीजिए, मगध की सत्ता से मौर्य वंश। तो मौर्य वंश और शीर्षक चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। तो 323 बीसी से लेकर 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। तो ध्यान दीजिए कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आए, नंद वंश आए, और नंद वंश पूरी अराजकता का माहौल था। पूरी मगध की जनता असंतोष चल रही थी, क्योंकि धनानंद अपने घोर अभिमान में और घोर सैन्य जो है उसकी सेना के कारण उसे घोर घमंड था कि संसार में मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो यह जो अत्याचारी धनानंद है, जो नंद वंश में शासन कर रहे हैं मगध की सत्ता में, और आप ये जान रहे हैं कि सभी चीज का एक अंत होता है। तो आप फ्रेंड्स ये जान रहे हैं कि धनानंद जो है उस विश्व के सबसे महान गुरु, जब तक इस पृथ्वी रहेगी उनका आदर्श इस पृथ्वी पर बरकरार रहेगा। वो महान पंडित चाणक्य का घोर अपमान किए थे, और चाणक्य की ही सहायता से एक जनता को, पूरी मगध की जनता को एक ऐसे साम्राज्य मिला, एक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, जिसकी ख्याति मगध के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर होने लगे। तो मगध की सत्ता से हर्यक वंश ने, जो बिंबिसार ने साम्राज्य की शुरुआत की थी, उसको एक सही एकीकरण अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में पहली बार मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मिला। और मगध चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, भारत से बाहर ईरान तक होने लगा, और समूचे भारत की धरती पर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसका साम्राज्य ईरान, इराक तक लगने लगा। तो इतिहास का, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अति महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक अखिल भारतीय साम्राज्य को कायम कर सके मगध की गद्दी पर, और उसके भाग निर्माता चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं। तो ध्यान दीजिए, यह जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके आरंभिक जीवन बहुत ही अंधकार में है। सभी इतिहास, इसका जन्म और इसकी जाति को लेकर इतिहासकार में काफी मतभेद है। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग तरह से इसको प्रूव कर रहे हैं, इसकी जाति को लेकर और इसके जन्म को लेकर काफी मतभेद का विषय बना हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय को लेकर, जन्म और जाति को लेकर। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए कि विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, जो ब्राह्मण पुस्तक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। इसको वृषभ बताया गया। वृषभ का मतलब होता है शूद्र जाति। तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में इसको शूद्र जाति का बताया गया है, जबकि विष्णु पुराण जो है यह बताते हैं, श्रीधर शर्मा जी बताते हैं, विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर शर्मा जी हैं, वो बताते हैं
कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद के शासनकाल में मूरा नाम की एक औरत से इसका जन्म हुआ, जो निम्न कुल की थी, और इसी मूरा से मौर्य वंश में प्रवृत्त हो गया, मूरा से मौर्य वंश हो गया। तो विष्णु पुराण भी यह सिद्ध कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न कुल की जाति के लोग हैं, और इसकी पत्नी का यानी इसकी माता का नाम मूरा है, जो निम्न जाति से आती थी। जबकि हमारी जो बौद्ध पुस्तक हैं दीपवंश और महावंश, इसको क्षत्रिय मौर्य कुल का बताए हैं, यानी हमारा जो मौर्य क्षत्रिय कुल है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। जबकि जैन की जो पुस्तक है वशिष्ठ पर्वन, जैन की हेमचंद्र सूरी की वशिष्ठ पर्वन, इसको भी क्षत्रिय मौर्य कुल का बताया गया है। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं बहुत सारे इतिहासकार इसको अलग अलग ढंग से प्रूव कर रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि बिहार की धरती के चंपारण पर लौरिया नंदगढ़ है अभिलेख, जिसमें मयूर को दर्शाया गया है, और यह मयूर के कारण ही इसका मयूर जो मौर्य वंश है उसका राजकीय चिन्ह मयूर है, और अभी भी राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। तो इतिहासकार गुजन बेडल ये बताते हैं कि मौर्य वंश की राजकीय पक्षी मोर है, और इसी के कारण लौरिया नंदगढ़ में मौर्य को मयूर को चिन्ह दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम मौर्य वंश है। अब यह जो चंद्रगुप्त मौर्य है यूनानी से सेंडोक्रोटस कहते हैं, और विलियम जोन्स पहले व्यक्ति है जो सेंडोक्रोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। अब बात होती है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों खड़ा किया, तो यहां तर्क होता है, लॉजिकल होता है कि उस समय समूचे मगध में अराजकता है, जनता संतोष है, जनता एक योग्य राजा की कामना कर रहा है, और उस समय यूनानी सिकंदर का भी भारत में आक्रमण हो रहा है, यानी विदेशी आक्रमण भी हो रहा है, और समूचे भारत में अराजकता है। धनानंद के अत्याचार के कारण जनता में काफी असंतोष है, और इस अपमान, धनानंद के द्वारा जो अपमान है उसका बदला लेने के लिए वो अपने परम शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया कि भारत में धनानंद के अत्याचार से एक योग्य राजा पूरे मगध में बैठे, जिससे जनता का कल्याण हो सके, और दूसरा यूनान की जो दास्ता है, यूनान का जो भारत में आक्रमण है सिकंदर का, उससे भी मुक्ति मिल सके। इस दोनों कामना के उद्देश्य से चाणक्य ऐसे विश्व विद्वान लोग पंडित वह चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किए और मगध की गद्दी पर आसीन कराए, और चंद्रगुप्त मौर्य का भी राज्यारोहण मगध की गद्दी पर चाणक्य ही करवाए, और उसके प्रधानमंत्री और उसके परामर्शदाता चाणक्य बन गए। विश्व के महान पंडित जो कुटिल चाल के कारण अच्छे अच्छे को चित कर देते थे अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, महान विद्वान चाणक्य इसके सलाहकार प्रधानमंत्री बन गए, इसके भाग्य निर्माता बन गए। और इस दो उद्देश्य के कारण बने जो मैं वीडियो में भी बोला हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध की गद्दी पर आसीन हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त चाणक्य जो है इसकी नजर कब पड़ी, जब वो धनानंद के अत्याचार से अपमानित होकर जंगल में जा रहा था, तो एक बालक की नजर उस पर पड़ी, और वो राजकिलम खेल में खेल रहा था और अपनी चाल से सभी साथी को चित कर रहा था। वो काफी प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के कारण उसे ढूंढना था एक ऐसे राजा को जो इसको मगध में गद्दी पर बैठाया जा सके, या अपमान का बदला लिया जा सके। और तब वह गोपालक जो एक पशुपालक है, 1000 करपाशन मुद्रा में, जो चांदी की करपाशन मुद्रा होती, जो भारत की सबसे प्राचीन सिक्का होती थी, 1000 करपाशन जो चांदी के सिक्के होते थे, उस गोपालक से खरीद कर चंद्रगुप्त मौर्य को तहसीला ले आया, और 6-7 वर्ष तक उसको ऐसी शिक्षा दी, और एक ऐसा राजा तैयार कर दिया, चक्रवर्ती राजा, जिसकी बाहु में इतना दम था जो समूची पताका पूरे भारत की धरती पर ही नहीं विश्व लेवल पर भी बैठा दिया। इस महान शासक को खड़ा चाणक्य कर दिया। तो जब ये गद्दी पर आसीन हुआ, इसका राजारोहण चाणक्य करवाए, प्रधानमंत्री परामर्शदायी बने, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की विजय अभियान भारत के पंजाब और सिंध पर हुई। उत्तर पश्चिमी प्रांत में वो पंजाब और सिंध को जीतने में कामयाब हो गया। इसके बाद जो है 305 बीसी में सिकंदर के बनने के बाद बेबीलोन में सेल्यूकस उसके सेनापति बने, और बेबीलोन की संधि के तहत जो सिकंदर भारत में प्रदेश जीते थे,
वैसा ही उसके सेनापति उस संधि के तहत भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में सिंध में आक्रमण कर दिया 305 बीसी में। और यही कारण है कि 305 बीसी में सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच घमासान लड़ाई हुई और अंततः इस युद्ध को चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे महान शासक जीत गए और समझौता हुआ। और समझौता में यह हुआ कि सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेन, जिसे उर्फ कार्नेलिया भी कहा जाता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और संसार में भारत की धरती पर यह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक विदेशी कन्या जो सेल्यूकस की पुत्री है हेलेन ऑफ कार्नेलिया से शादी कर लिया और दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को गंधार, काबुल, हेरात और माकरन प्रदेश मिले। और इतिहासकार प्लूटार्क ये बताने में सक्षम हो रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास मगध में विशाल हाथी थी और बड़ी संख्या में थी, इसलिए 500 हाथी का उपहार अपने ससुर सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य प्रदान किया। और प्लूटार्क ये बताते हैं कि 6000 सेना को लेकर 6 लाख सेना को लेकर वो समूचे भारत को रौंद दिया चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक। और इतिहासकार जॉस्टिन इसे डाकुओं का भी सेना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो 6 लाख सेना थी उसको वो डाकुओं का गिरोह संख्या दिए हैं इतिहासकार जॉस्टिन। तो फ्रेंड्स, ये मैं बताया कि यह जो सेल्यूकस है उसको हराने के बाद सेल्यूकस अपना राजदूत मेगनास्तीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और ये मेगनास्तीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है और 6 वर्ष तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा मेगनास्तीज। और इंडिका से मौर्य वंश की पूरी प्रशासन का पता लगता है। मैं आगे रेफरेंस दूंगा बहुत सारी बात को, इंडिका की बात को। तो सेल्यूकस का राजदूत मेगनास्तीज जो 6 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका पुस्तक लिखी है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं पूरे मौर्य वंश की प्रशासन का पता भी लगता है। अब बात हुई कि अब तो उसकी सबसे बारी थी धनानंद को हराना। तो धनानंद को हराने के लिए उसकी 6 लाख सेना के अलावा कश्मीर के जो राजा प्रवर्तक थे वो भी सहायता किए चंद्रगुप्त मौर्य का। और चाणक्य के परामर्श के अनुसार वो धनानंद पर आक्रमण कर दिए और विशाल घमासान युद्ध हुई और धनानंद के सेनापति भद्रसाल मारे गए और धनानंद की अत्याचार से मुक्ति दिला दिए और मगध की गद्दी पर वो आसीन हो गए। मगध को भी धनानंद को जीतकर वो मगध में बैठ गए। तो अपने गुरु का जो ये था कि गुरु दक्षिणा मुझे 2 चीज चाहिए, इस मगध में की सीमा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक होनी चाहिए, जनता में पूरी खुशी का माहौल होना चाहिए, यूनानी दास्ता से मुक्त होना चाहिए। ये सभी में सफल हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद मैं ये बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य यह जो है रुद्रा रमन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, इससे पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत को भी जीत लिया और वहां पर अपना उप राजा गवर्नर पुष्पगुप्त को बनाया। और यही पुष्पगुप्त सुदर्शन झील बनवाया गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत। और इससे भी पता लगता है कि महाराष्ट्र का सोपारा प्रांत, जहां पर अशोक के अभिलेख भी हैं थाना में, वो सोपारा तक जीत लिया चंद्रगुप्त मौर्य। यह रुद्रादन के जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है। तमिल पुस्तक है अहनामूर और मोहनामूर, उससे पता लगता है कि चंद्रगुप्त की सीमा दक्षिण भारत में कर्नाटक तक थी। जब मगध में अकाल पड़ा तो वह अपने पुत्र जो है बिंदुसार को सौंपकर भद्रबाहु जो जैन आचार्य थे उससे दीक्षा लेकर वो कर्नाटक चला गया। और कर्नाटक के स्वर्ग जो है चंद्रगिरी पहाड़ी पर, उसके पर एक श्रावण गवेला है और उसी पर वो घोर तपस्या भूखे रह के करने लगा। और जैन धर्म में भूखे रहने को सलेखना विधि कहते हैं। और इसी सलेखना विधि के द्वारा अपने भूखे रहकर इसी पर्वत पर अपने भद्रबाहु जो इसके गुरु हैं जैन आचार्य, वह अपने शरीर को त्याग दिया और सलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर को त्यागने वाला यह भारत का पहला राजा भी हुआ। तो निश्चित तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी को मैं बताया। आज बाबा भोले के दिन आप वीडियो को बार बार पूरी कॉन्सेप्ट है, पूरी हर बात इसमें मैं बोला हूं।
आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यह कॉन्सेप्ट हर एग्जाम के लिए, हर पीसीएस एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बार बार आपकी सफलता के लिए प्रेरित हूं कि आप भारत की हर परीक्षा में, बड़े से बड़े एग्जाम में क्रैक करें। मेरी यही शुभकामना है। मैं बराबर यही प्रयत्न कर रहा हूं। आप भी अपने प्रयत्न को अर्जुन की लक्ष्य की तरह अडिग रहें और दिशा दिग्भ्रमित नहीं हो। अपनी तैयारी के प्रति जुनून और जज्बा बरकरार रखें। सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। बहुत सारे पूर्व के छात्र सफल भी हो रहे हैं और आप लोग भी सफल हो। मेरी ऐसी कामना आप लोग के साथ है, बराबर प्रयास है और मैं हमेशा आप लोग के लिए प्रयास करते रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।